गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस विचारधारा की श्रृंखला में मैं डॉक्टर अंकुश गिरी, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, महिला महाविद्यालय अमरावती से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। हमें काफी आनंद है और एक उत्साह है कि इस विचारधारा के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं। इसका श्रेय जो है हमारे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अविनाश मोरिल सर, इनको मैं देना चाहता हूँ। और उसी प्रकार मेरे सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण गुल्लाने सर, जो इस महत्वपूर्ण कार्य में मेरे साथ है। तो आज की इस श्रृंखला में एक नया विषय, जिसे हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये संभाषण क्या है, यह हम आज जान लेते हैं। इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है और उसी तरह शास्त्रीय पक्ष, और इसमें जितने भी तत्व निहित है, इन सभी तत्वों का हम आज विचार करेंगे। जितना भी मेरा नॉलेज है और जितना भी मैंने समझा है, वह आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो कम्युनिकेशन क्या है, संभाषण क्या है? अगर इस शब्द पे हम गौर करें तो आपके मन में भी यह क्वेश्चन आएगा कि सर, कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी ये तो जनरल बात है, तो ये तो आम दिन हम सभी बात करते हैं। बट यह होते हुए एक और एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे जो प्रोफेसर्स हैं जिनके लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे दोस्त है या कोई प्रोफेसर है या कोई लीडर है, कोई भी एक वक्ता है, कि जिनको हमें लगता है कि हम उनको सदैव सुने, और सुनने के बाद काफी अच्छा लगता है, यानी मेंटली हम काफी रिलैक्स रहते हैं। तो ये क्यों होता है? अब इसका अगर पूर्वानुमान या इसकी सतह पे सूक्ष्मता से अगर हम देखें, तो जीवन में जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद ही हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। उसमें भाषा का महत्व नहीं है। एक जो बच्चा रहता है, जब इस धरातल पे, इस सृष्टि पे जब आता है, तो उसके मुंह से एक आ निकलती है, और उसके चिल्लाने से और उसकी जो हाहाकार है, जब हम सुनते हैं, तो सभी जो लोग हैं, सभी जो परिवार है, खुश हो जाते हैं। जब आप इस दुनिया में आए हो, तो आने के बाद ही पहला जो कार्य आपने किया है, एक तो पहले आपने सांस ली है, और सांस के बाद कम्युनिकेशन किया है इस दुनिया से। और आपने उत्साह से, आनंद से कहा कि मैं इस दुनिया में आ चुका हूं, और यहाँ से आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया। फिर यह जो बचपन है, इस बचपन में भाषा तो डेवलप नहीं होती, यानी शिशु काल जो रहता है, इसमें भाषा नहीं रहती। जो रहती है वो केवल एक भाव है। जो भाव जो नाद में है, जो नाद ऐसे नाद है कि जिस नाद के माध्यम से हम अलग अलग भाव एक्सप्रेस करते हैं। और उसी तरह हमारे जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, यह भी काफी मायने पूर्ण रखते हैं। जब भी भाषा डेवलप नहीं हुई थी, तब इन बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से हमारा जो आनंद है, हमारा जो उत्साह है, और हमारी जो अभिलाषा है, यह सब हम हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फेस से एक्सप्रेस करते हैं। और उसी तरह जो नाद है, उस नाद के माध्यम से, नाद में भाव, यानी जो शिशु रहता है, उसके नाद में भाव रहता है। उसकी हंसी आप सुनिए, जब सुनते हो तो हम भी यानी आत्म विभोर हो जाते हैं। इतनी निरागस, इतनी निरामय वह जो नाद है, वह जो गुंजन है, हम सुनते हैं। तो यह जो कम्युनिकेशन है, जब हम बड़े बड़े जब बढ़ते हैं, हमारा आयु जो है जिस तरह से बढ़ती है, तो हम कुछ बातें सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे आई है, बाबा है, मम्मी पापा, जो भी है, तो यह हमारे शब्द आते हैं जो आसानी से आ सकते हैं, जिसमें
आकार, इकार, उकार यह जो रहता है वह शब्द जो है हम आसानी से ग्रहित कर लेते हैं और यह प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब यह सीखने के बाद फिर जो थॉट्स है, जो विचार है, उन विचारों का कन्वर्सेशन हमारी भाषा में, यानी जो पहली जो भाषा है वो मातृभाषा है, उस भाषा में हमारे मन में आने वाले विचार हम एक्सप्रेस करते हैं। और करने के बाद जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम जो लैंग्वेज है, यानी पहले शब्द, बाद में सेंटेंस, बाद में जो पैराग्राफ है, ऐसे शुरू हो जाते हैं। यानी जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है थॉट्स की, मैंने पहले ही कहा था कि लगभग 36,000 थॉट्स हमारे मन में दिन भर में आते हैं। तो इन सभी विचारों को शब्दों में बांधना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो विचार है और जो शब्द है, इनका जो कम्युनिकेशन है, इनका जो लिंक है, अगर वह हम प्रॉपरली कर सके, जो हमारे मन में भाव है उसे अच्छी तरह से अगर व्यक्त कर सके, तो यह जो कम्युनिकेशन है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस है, हम टेक्निकली इसके जो शास्त्रीय तत्व जो है वह समझ लेते हैं। तो मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करता हूँ और उसके जरिए हम यह सब जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसके बारे में कई सारे विचार हैं। जैसे यहाँ जिम रॉन, ये एक काफी विद्वान फिलोसोफर है, उन्होंने जो कहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20% व्हाट यू नो एंड 80% हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू नो। यानी जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारे थॉट्स है, अगर वो थॉट्स हमें सरल भाषा में अगर प्रस्तुत करना है किसी के समक्ष, तो उसको जानना यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो भाषा यहाँ कह रहे हैं। जैसे यह टॉपिक है, यह टॉपिक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और प्रेजेंट करने के समय मुझे यह जानना होगा कि जो भी मेरे मन में चल रहा है उसको सही तरीके से, सही शब्दों में आपको समझ में आए, आपको आकलन हो, इस सरलता से उसे मैं कम्युनिकेट करूँ। तो इसीलिए जो थॉट्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यह प्रोसेस है जिसे हम देखेंगे। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि शिशु काल में जब हम रहते हैं, तो जो नाद है, नाद के जो भाव है, जिसे संगीत में काहू भेद कहा जाता है, तो नाद के एक्सप्रेशन, नाद के भाव, नाद के इमोशंस, यह काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। हम किसी को जब आवाज देते हैं, यानी मान लीजिए कि आप काफी स्नेहपूर्ण किसी दोस्त को आवाज दे रहे हो, तो उसमें, उस आवाज में एक स्नेह रहेगा, जो इमोशंस है वह स्नेहपूर्ण रहेगा। मान लीजिए आप क्रोधित हो, आप गुस्सा हो, और उस गुस्से में आप किसी को आवाज दे रहे हो, तो शब्द वही रहेंगे पर उसका भाव बदल जाएगा, और जो लिसनर है वह भी वो समझ जाएगा। तो यह जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, इसके दो टाइप्स मेनली, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहला जो है वह है, यानी जो लैंग्वेज है हमारी, जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, और दूसरा जो है नॉन वर्बल, यानी जिसमें जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, यह सब आते हैं। तो इसको हम सरलता से आगे डिटेल देखेंगे। तो यह जो शब्द है कम्युनिकेशन, इसका अगर हम ओरिजिन देखें, तो यह लैटिन वर्ड है जो कम्युनिकेयर इस शब्द से लिया गया है। अब इसका सरलता से अगर हम अर्थ अगर देखते हैं, तो इसका मीनिंग होता है शेयर, यानी जो विचार है उन विचारों को हमें आदान प्रदान करना। यह जो कार्य है या यह जो प्रोसेस है, इसे कहा गया है कम्युनिकेशन। यानी एग्जैक्टली अगर इसके बारे में हम कहें, तो हमारे मन में जो भी विचार है, उन विचारों को शब्दों के माध्यम से हम जब व्यक्त करते हैं,
तो उस व्यक्तिकरण में, उस कार्य में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कम्युनिकेशन या संभाषण। अब यह जो संभाषण है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि यह टू टाइप्स में, मेनली टू टाइप्स है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि जैसे ओरल यानी मौखिक, जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे जो वर्ड है यह आप सुन रहे हो, तो यह जो है इसे हम कहेंगे ओरल। अब यह तो ऑनलाइन प्रोसेस है, बट ऑफलाइन में एक्चुअल जब हम आमने सामने रहते हैं तो यह ओरली कम्युनिकेशन हमारा रहता है। उसके बाद रिटन, यानी जितना भी रिटन है जो हम लिखते हैं, यानी जो लेटर्स है या जिसे हम कहेंगे बुक्स है, ग्रंथ है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, जितने भी माध्यम है जो लिखित स्वरूप में प्राप्त है, वह भी वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। बाद में विजुअल है, यानी विजुअल में जो हम देख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री है या कोई भी फिल्म है, यानी फिल्म में जैसे उसमें ऑडियो नहीं है, यानी कोई पिक्चर है, यानी मेनली पिक्चर हम कहेंगे कि फोटोग्राफ्स है, तो यह सब हम जब देखते हैं तो यह विजुअल में कम्युनिकेशन के माध्यम बन जाते हैं। उसके बाद है ऑडियो विजुअल। अब ये ऑडियो विजुअल आप सभी को मालूम है, आप इस नए युग के छात्र हो, इस टेक्नो युग के आप इस युग को प्रदर्शित करते हो, तो कोई भी यानी डॉक्यूमेंट्री है, मूवीज है, कोई भी नाट्य है जो हम ऑडियो और विजुअल देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वह सब ऑडियो विजुअल में आता है। अब यह सब जो मैंने बताया है, चार जो माध्यम है, यह वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि जैसे जेस्चर है, जेस्चर यानी आपका जो जेस्चर है, आपकी जो बॉडी है, इससे भी आप आपकी जो इमोशंस है वो दिखा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज है, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज में आते हैं और हमारे दोस्त जो खास है, जो हमें अच्छी तरह से पहचानते हैं, यानी जिसे हम जिगरी यार कहेंगे, जो बॉटम ऑफ द हार्ट हमें केयर करते हैं, तो ऐसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हमें देखने के बाद भी कह देते हैं कि अरे यार, आज तुझे क्या हो गया, आज तो काफी उदास दिख रहा है। अब आपने कुछ कहा नहीं, नो वर्ड्स उससे टू एनीवन, बट हो क्या गया है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह कुछ तो भी दिखा रही है, जो सामने वाला आपका मित्र है या जो देख रहा है, उसके समझ में आ जाता है कि कुछ तो भी गलत है। या आप कभी काफी खुश हो जाते हो, आपकी खुशी का कारण रहता है, घर में या कोई त्योहार है, किसी का बर्थडे है या कोई भी, या किसी एग्जाम में या किसी कोर्स में आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिले हैं, तो यह एक आनंद जो है, यह हमारी बॉडी प्रेजेंट करती है। अब यह काफी एक डीप सब्जेक्ट है। जैसे एक ऑरा रहता है, एक एनर्जी रहती है, जिस एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले सेशन में कहा था कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारे जो विचार है, जो हम सोचते हैं, उन सोच के माध्यम से हमारे बॉडी में एक पॉजिटिविटी आ जाती है, और ठीक उसके विपरीत एक नेगेटिविटी भी आ जाती है। कई सारे हमारे ऐसे फ्रेंड रहते हैं कि जिनको देखने के बाद हम ऑल यानी पॉजिटिव फील करते हैं, उनके साथ साथ जब हम रहते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम भी एक्साइट हो जाते हैं, भले ही हमारा मूड हो ना हो। तो यह क्या एक ऑरा है, ये एक एनर्जी है, जो पॉजिटिव थॉट्स, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहना ही एक अच्छी बात है इस कायनात पे। अब यहाँ एक लॉ आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, उसी विचारधारा के अंतर्गत यह जो सृष्टि है, यह जो कायनात है, हमें जो भी हम सोचते हैं वह प्रोवाइड करती है, वह देती है। तो यह जो बॉडी लैंग्वेज है, तो यह यही प्रदर्शित करती है कि हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, या जो हमारा मूड है, उस मूड के हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे विचार प्रदर्शित करती है।
और उसके बाद जो है आई कॉन्टेक्ट। किसी की आंखों में अगर हम देखते हैं तो देखने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है या उसकी जो सोच है हमें मालूम पड़ती है। अब इसके कई सारे प्रकार हैं। अब जो प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आई कांटेक्ट को काफी महत्वपूर्ण कहा गया है, जिसको हम आगे सविस्तार से देखेंगे। पोस्चर, बॉडी पोस्चर जो रहता है वह भी काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जो बॉडी है, यानी जिसे हम जिसे कहेंगे कि निरोगी निरामय जो है, यानी कोई भी दोष उसमें नहीं है। यानी जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप योगा कीजिए या व्यायाम कीजिए कि जिसके जरिए आपकी जो बॉडी है, आपका जो पोस्चर है वह पॉजिटिव रहेगा। तो यह सभी बातें, यानी जैसे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यह मायने रखती है। इसके बाद जो फ्लो है, जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने पहले देखा है कि जो नॉलेज है उसको हम जब प्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से होता है। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से होता है कि एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है और डायगोनल कम्युनिकेशन है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन यानी जो सेम है, यानी जैसे मान लीजिए कि आप छात्र हो, आपके दोस्त है और उन दोस्तों में आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, बातें चल रही है, घर की बातें हैं, सिलेबस की बातें हैं, एग्जाम की बातें हैं, कई सारी बातें। तो यह जब बातें चलती है यानी जो जिनके विचारधारा सेम है, सेम एज के है या सेम पोजीशन पे है, उस जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हॉरिजेंटल कहा जाता है। अब वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है उसमें दो टाइप्स है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अब ये वर्टिकल मीन्स कैसा होता है कि एक तो ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे यानी जैसे मैं कहा था कि अपवर्ड यानी कैसा कि मान लीजिए कि आप कॉलेज में गए हो, आप किसी पीरियड में बैठे हो, जो प्रोफेसर है कुछ टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उस वक्त आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वह आप उस जो आपके जो प्राध्यापक है, जो प्रोफेसर है, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इसमें क्या हो गया कि जो स्रोत है वह आप है और जो रिसीवर है, जो आपको सुन रहा है, वो प्रोफेसर है। अगर इनके ग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेडेशन की बात करने के बाद जैसे होता है कि आप जो हो, आप छात्र हो, आप सीख रहे हो, तो आप निश्चित स्वरूप से डाउनवर्ड हो। और जो प्रोफेसर है वह अपवर्ड है, यानी वो नॉलेजेबल पर्सन है, वह प्रोफेसर है, उनकी एक डिग्निटी है। तो यह जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहा जाता है अपवर्ड। ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है कि जो स्रोत है उस पर डिपेंड करता है। अब डाउनवर्ड इसके विपरीत। अब आपने आपका क्वेश्चन उन जो प्रोफेसर है उनसे आपने किया, करने के बाद उन्होंने उस पे जवाब दिया, तो वह जो जवाब दे रहे तो प्रोफेसर स्रोत हो गए, यानी जो कम्युनिकेशन का जो स्रोत है वो प्रोफेसर है। तो आपसे बात करें तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, यानी जो मेन जो स्रोत है यह अपवर्ड है कि डिग्निटी, जैसे मैंने आपको कहा था। और उसके बाद आप छात्र हो, तो आपसे जो वार्तालाप कर रहे हैं तो यह हो गया डाउनवर्ड। इसे कहा जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब यह मैंने आपको कॉलेज का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि आप कॉलेज में हो। अब जब आपको जॉब लगेगी, आप कंपनी में जाओगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाओगे, तो सीईओज रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, तो इनके जो कम्युनिकेशंस है इनको सबको वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस सोर्स की नॉलेजेबल एबिलिटी, उसकी डिग्निटी, उसकी पोजीशन, सोशल उसका जो पोजीशन है, यह सब बातें इसमें आती है जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो। फिर डायगोनल कम्युनिकेशन जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये सब मिक्स है। यानी यहाँ कोई भी किसी के साथ बात कर रहा है, यानी जैसे मान लीजिए कि गैदरिंग है, गैदरिंग में आप गए हो और जाने के बाद वहाँ आपके प्रोफेसर है, आपके कॉलेज के जीएस है, आप हो, कुछ जो कर्मचारी है कॉलेज के वह है, और किसी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यह प्रोग्राम कैसे अच्छा होना चाहिए। तो सभी अपना अपना मत वहाँ व्यक्त कर रहे हैं। कभी कोई कर्मचारी बात कर रहा है, कभी आप बात कर रहे हो, कभी आपके कॉलेज के जो जीएस है या जो कमिटीज है ऑर्गेनाइजेशन वह बात कर रही है, प्रोफेसर बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। तो यह
जो सब कम्युनिकेशन एट रैंडम जो चल रहा है उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब रिकॉग्नाइजेशन रिलेशनशिप क्या है? अब ये रिलेशनशिप जो है वो काफी इम्पोर्टेंट, जिसे इंटरनल कम्युनिकेशन हम हमेशा कहते हैं कि मैंने क्वेश्चन किया था आपको कि मैंने आपको कहा था कि मैं कौन हूँ। यह क्वेश्चन आपने खुद को कहा क्या? ये मेरा पहला क्वेश्चन था पहले पीरियड। तो यह जो कम्युनिकेशन है, यानी खुद से वार्तालाप जब होती है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण होता है, जो होता ही नहीं है। हम कभी भी अपने आप से बातें बहुत ही कम करते हैं, यानी ना के बराबर। तो यह जो कम्युनिकेशन है उसको भी इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब जो कि मैं संगीत यह विषय पढ़ाता हूँ, तो इसमें एक नाद के प्रकार है, आहत और अनाहत। अब जो अनाहत नाद है यह इसी प्रकार का है जिसका कम्युनिकेशन जो गूंजता है। जब कोई भी गाना जो रहता है जब मन में हम सुनते हैं तो वह इंटरनल कम्युनिकेशन है, तो उसे अनाहत कहा गया है। आहत जो है, जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स आप सुन रहे हो, तो यह आहत है। अब उसी तरह से इसमें सेकंड जो पार्ट है वह है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी क्या, कि जो हम बातें करते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, तो यह ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन की। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो कम्युनिकेशन के टाइप्स है, कि किस तरह से दो टाइप्स में हमने देखा है, फिर फ्लो देखा है, उसके भी टाइप्स देखे, फिर उसका रिलेशनशिप देखा है। तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन आता है, यह जो प्रोसेस है, अब ये काफी महत्वपूर्ण है जिसपे हम चर्चा करेंगे कि यह कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वह किस तरह से होती है। अब यहाँ इस इमेज में आप देखिए, जैसे सेंडर है जिसे एनकोडर कहा गया है। तो यह जो है यह स्रोत है जहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। अब यह जब शुरू होता है तो बीच में देखिए आप, मैसेज मीडियम जो माध्यम है वह किस तरह से रहता है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, ईमेल, वेब, पिक्चर, जैसे अपने टाइप्स देखे अलग अलग। इसके माध्यम से यह जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास, एक यानी बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए है तो क्लास है। क्लास में प्रोफेसर बैठे हैं, आप है, और कोई जो लेसन है वो चल रहा है। तो जो प्रोफेसर है वह कौन है? वह है सेंडर, यानी जो स्रोत है वह है प्रोफेसर। वह आपसे बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, कि जब भी यह जो कोर्स था, जब हमने शुरू करने का हमारा विचार जब चल रहा था, तब हमने डिसाइड हम कर रहे थे कि किस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करें ताकि सभी जो छात्र हैं वह अच्छी तरह से समझ सके। तो हमारा अनुमान यह है कि हिंदी लैंग्वेज ऐसी है कि वह कोई भी सुन सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। तो इसलिए लैंग्वेज जो है हमने हिंदी लैंग्वेज ली है, हिंदी, इंग्लिश। और इससे क्या हो गया कि हिंदी जो लैंग्वेज है आप समझते हो, जो भी शब्द मैं यहाँ कह रहा हूँ आप समझते हो, तो इसीलिए लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि मैं चाइनीज में आपसे यह सब बात कर रहा हूँ, या कोई भी लीजिए अदर लैंग्वेजेस, स्पेनिश लीजिए, या कोई भी जो आप जानते नहीं हो, तो फिर क्या होगा? यानी इसका एक एग्जांपल, यानी कोई भी मूवीज जो रहते हैं अदर लैंग्वेज के, जब हम देखते हैं तो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है। जैसे साउथ के पिक्चर तो काफी प्रचलित में है, यंगस्टर तो काफी देखते हैं, तो हमें लैंग्वेज नहीं समझती तो भी हम देखते हैं। अब ये अलग विचार है। पर अगर वह लैंग्वेज नहीं रही, यानी जो हम समझते हैं, एक हिंदी का एक उस पर हम बात करते हैं, तो हिंदी जो लैंग्वेज है आपको समझ में आती है, तो जो भी मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यह इसके माध्यम है, वर्बली जो जा रही है, और जाने के बाद रिसीवर है। अब रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर वह सुनता है कि जो भी शब्द, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो प्रोसेस क्या हो रही है कि मेरे शब्द आपके कान पे पड़ रहे हैं। पढ़ने के बाद
वहां से वह आपके ब्रेन तक जा रहे हैं। ब्रेन में जाने के बाद आपका जो भी अनुभव है, जो भी आपने समझा है, सीखा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं जो शब्द आपसे कह रहा हूं, उसका अर्थ निकालने का काम आपका ब्रेन करता है। अब यह जो प्रोसेस है, अब मैंने इतना कहा, यानी लगभग एक आधा मिनट तो भी मैंने इसके बारे में कहा, बट वह यह प्रोसेस जो है, यह हमारे ब्रेन में विद इन अ फ्रैक्शन होती है, यानी काफी कम समय में होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन काफी पावरफुल है, उसको हम यूटिलाइज नहीं करते। अब यह भी अलग टॉपिक है कि ब्रेन को हम यूटिलाइज किस तरह से करें। तो जैसे भी मौका आएगा हम इस पे भी चर्चा करेंगे। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, उसके बारे में मैंने कहा था आपको पहले सेशन में। तो यह हो जाने के बाद जब अर्थ निकलता है, तो इसकी रिएक्शन जो है वह निकलती है, यानी जिसे हम कहेंगे फीडबैक। यानी कोई भी एक टॉपिक जो सर है वो पढ़ा रहे, पढ़ाने के बाद आपको वो समझ में आ गए, समझने के बाद आपने उस पे रिएक्शन दी, यानी आपके चेहरे पे स्माइल आ गया, या आपको कोई भी ऐसा एक अनुभव है, याद आ गया कि जिसके बारे में सर कह रहे हैं। तो यह जो है यह फीडबैक है। इस तरह से यह जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की होती है। अब इसमें बैरियर्स जो है, जैसे मैंने कहा था कि जैसे नॉइज है। अब यहाँ हम बातें कर रहे हैं, तो बातें करते वक्त मान लीजिए कि अ, मेरे जो शब्द है यह आपको स्पष्ट रूप से सुना ही नहीं दे रहे। जो बैकग्राउंड का साउंड है वो काफी ज्यादा आ रहा है। तो यह जो है, यह सभी जो ऑब्स्टेकल्स है, जो बैरियर्स है, जो कम्युनिकेशन में आते हैं। उसके बाद डिस्टेंस है, यानी अभी तो ऑनलाइन में तो आप, मैं तो काफी दूर बैठा हूँ पर आप सुन सकते हो, बट जब ऑफलाइन में हम रहते हैं तो जो फ्रंट रो जो रहती है वहाँ जो स्टूडेंट बैठते हैं और लास्ट रो में जो स्टूडेंट बैठते हैं, तो एग्जैक्टली जो लास्ट में बैठने वाले जो स्टूडेंट है उनको जो साउंड क्वालिटी है वो काफी कम मात्रा में सुनाई देगी। तो यह सब बैरियर्स है। इसके बाद जो हॉल का स्ट्रक्चर है, हॉल कितना बड़ा है, माइक सिस्टम कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, या बीच में कोई बैरियर है, या बीच में कोई ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे म्यूजिक की जब भी महफिल रहती है, तो अगर लेट हो गए तो पीछे बैठना पड़ता है। फिर जब गाना शुरू हो जाता है तो बीच के जो लोग रहते हैं वो कभी कभी बातें करते हैं, या मोबाइल किसी का आ जाता है, मोबाइल पे बातें करने लगते हैं। तो यह ऑब्स्टेकल है, यानी जो भी बीच में आ जाता है कम्युनिकेशन के बीच में, उसे हम ऑब्स्टेकल कहेंगे। और यह सभी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके कई सारे पॉइंट्स है, यानी जो मैंने पहले कहा था कि इसका जो शास्त्रीय पक्ष है, अगर वह आप समझ लेते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है वह काफी अच्छा और सराहनीय रहेगा, कि जिसको सभी जो लोग है, जो लिसनर है, वह एप्रिशिएट करेंगे। अब इसमें क्लियरिटी एंड कंसंट्रेशन जो है, जो कंसंट्रेशन जो हमारा रहता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। जो मैसेज कन्वेड शुड बी क्लियर, सिंपल, मीनिंगफुल, इजी। जैसे मैंने कहा था कि जो हम बात कर रहे हैं, तो मेरे जो शब्द है अगर यह क्लियर है तो आप अच्छी तरह से उसे समझ सकते हो। जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ या ऐसे कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो आपके सोच के परे है, तो यह कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो नहीं सकता। इसलिए हमारे कम्युनिकेशन में क्लियरिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, अब कंप्लीटनेस क्या है कि कम्युनिकेशन शुड एक्सप्रेस ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, यानी जो आपको चाहिए, यानी जो लिसनर है उसे जो चाहिए वह हमें मालूम होना चाहिए। यानी जो वक्ता है या जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है उनको मालूम होना चाहिए कि सामने का जो ऑडियंस है उनको क्या चाहिए, और वह देने का प्रयास अगर वह जो वक्ता है वह करता है,
तो यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। उसके बाद कंसिडरेशन है, करेक्टनेस है। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सभी इस पे हम बात नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है जिसपे मैं कहूंगा। करेक्टनेस जो है, द कम्युनिकेशन शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। जो भी मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो वह ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वह अगर नहीं रहा तो कम्युनिकेशन बराबर हो नहीं सकता। जो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है या जो लिसनर है, वह अच्छी तरह से इसे समझ नहीं सकता। उसके बाद जो है एडेक्वेसी है। कम्युनिकेशन शुड बी एडेक्वेट बाय द कंप्लीट एंड अवॉइड द डिले इन द एक्शन। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कई सारे ऐसे वक्ता रहते हैं कि जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कई सारे पॉजेस रहते हैं, जिसको हमने प्रॉपर टाइम भी कहा गया है। कि अब मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने के वक्त मेरी जो स्पीड है शब्दों की, तो वह स्पीड इस तरह से होनी चाहिए कि आपको वह आकलन आकलन होना चाहिए। जैसे अभी यही बातें मैं जो आपसे कह रहा हूँ, इसको मैं स्लो कर देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि भाषा का, अब क्या हो गया कि यह जो गैप है वह काफी ज्यादा गैप आ गई। इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो माइंड है वह डाइवर्ट हो रहा है। तो यह भी होना नहीं चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। या ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए। मुझे ये कहना है कि आपसे जो भी मैं आप कह रहा हूँ कि भाषा का जो सौंदर्य है वो अपनी जो निर्भरता है या जो सौंदर्य है वो थॉट्स प्रोसेस है, इनका अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो फिर जो लैंग्वेज है, तो जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर देखना चाहे तो फिर इसमें नॉन वर्बल का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। यह जो बात मैंने आपसे कही, क्या हो गया कि जो भी मैं कह रहा हूँ आपको, वो आपको समझने के पहले ही मैं आगे चला गया। तो यह जो है, यानी जो मैंने टाइमिंग के बारे में आपको कहा था कि यह प्रॉपर होना चाहिए। यह डिपेंड करता है कि आगे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आकलन क्षमता किस तरह की है। अ, उस हिसाब से हमें यह कम्युनिकेशन करना चाहिए। अटेंशन है, the recipient attention to the communicated message must be drawn to make the communication effective। वे अटेंशन क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो फीडबैक है, जैसे मैंने कहा था कि फीडबैक जो आता है वो फीडबैक काफी महत्वपूर्ण है। कि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे लेक्चर्स रहते हैं या व्याख्यान होते हैं कि उन व्याख्यानों में जो स्रोत है, यानी जो वक्ता है, वह अपनी ही बात कहते रहता है। सामने बैठा हुआ जो ऑडियंस है या छात्र है, कोई भी है, उनको समझ में आए या समझ में ना आए, उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यह अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, वन वे प्रोसेस है। तो यह टू वे प्रोसेस होनी चाहिए। जिस तरह से जब हम कोई भी बात बताते हैं तो वह जो सामने बैठा हुआ जो छात्र है या जो लिसनर है, उसको समझ में आनी चाहिए। और समझने के बाद उसका रिप्लाई भी आना चाहिए। तो वह थॉटफुल प्रोसेस रहेगी। अदरवाइज उस प्रोसेस को कोई भी मायना नहीं रहेगा, कोई भी अर्थ उस कम्युनिकेशन को, उस वार्तालाप को नहीं रहेगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन है उसमें जो लिसनर है उसकी जो भूमिका है, उसका जो रिएक्शन है, उसके जो जेस्चर है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, वह काफी मायने इस कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रहती है। उसके बाद स्किल्स जो है, जो रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो यहाँ मैंने दिए हैं। टू बी एन एक्टिव लिसनर। जो लिसनर है वह एक्टिव होना चाहिए, उसमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो भी नॉलेज या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वह जानने की जिज्ञासा अगर उस लिसनर में है,
तो वह अटेंटिव अगर रहता है तो यह कम्युनिकेशन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दो पॉइंट है। पहला है जो स्रोत है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, और दूसरा जो है उसे ग्रहित कर रहा है या सुन रहा है। तो इन दोनों की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो लिसनर है वह एक्टिव लिसनर होना चाहिए, टू बी अटेंड टू द बॉडी लैंग्वेज ओन्स एंड अदर। यानी जैसे मैंने कहा था कि सामने बैठे हुए जो लिसनर है, उनके तरफ देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, वो अच्छी तरह से सुन रहे या नहीं सुन रहे, या इग्नोर कर रहे, या यानी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं कि जब हम देखते हैं कि जब छात्र या लिसनर जो रहते हैं वह बोर हो जाते हैं कि ये इन्होंने क्या लगा रखा है, क्या बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, बीच बीच में तालियां बजाना शुरू कर देते हैं कि वो बंद करो, आप बंद करो। तो यह क्यों होता है? क्योंकि जो लिसनर है, उस लिसनर की जो एबिलिटी है, यानी मेंटल एबिलिटी है, जैसे कंप्लीटनेस के बारे में मैंने कहा था कि क्या चाहिए, यानी जो लिसनर है उनको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए और हमें क्या देना है, अगर यह समझ में आ जाए तो यह काफी अच्छा प्रोसेस रहेगा, जो बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आ जाता है। जैसे मैंने कहा था कि तालियां बजाना, सीटियां बजाना, ये सब होता है। अगर ये होता है तो आप तुरंत आपका जो संभाषण है या कम्युनिकेशन है उसे संक्षिप्त रूप में व्यक्त कीजिए, उसको एक्सटेंड मत कीजिए। और उसके बाद टू बिल्ड अ टीम कल्चर। अब यह सब टीम वर्क है, यानी जैसे जो स्रोत है, लिस्टर है, एक टीम, पूरी टीम है। जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, उतना अच्छा वह कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद में टू यूज द टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। टेक्नोलॉजी अब पहले तो यह टेक्नोलॉजी इतनी साउंड नहीं थी, अब काफी बदल गई है। तो जो साउंड सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो माइक है, जो स्पीकर है, वॉल्यूम है, तो वह किस तरह से उस सभागृह में प्रदर्शित हो रहा है, सभी को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या ज्यादा लाउड हो रहा है, यह भी समझ रहे हैं। इसको माइक सेंस जिसे हम कहेंगे, कि कई सारे जो वक्ता है या कोई जब अपना जो लेक्चर है डिलीवर करने को जाते हैं, तो ये माइक सेंस होना काफी महत्वपूर्ण है, कि माइक और हमारे जो पोस्ट है उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए, और जो वॉल्यूम है हमारा माइक के हिसाब से, जो स्पीकर से आउटपुट आ रहा है, और जो सभागृह है, जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में उस साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, वो इरिटेट हो रहे थे। यानी मान लीजिए कि जो माइक है और हमारा जो मुख है, इसके बीच में जनरली 10 या 8 से 10 इंच का अगर अंतर रहता है, 6 से 10 तक, तो वो काफी अच्छा इफेक्टिव रहता है। नहीं तो एकदम सामने पकड़ के आप जोर जोर से बात कर रहे हो, एक तो साउंड भी बड़ा हुआ है और आप और जोर से बात कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो लिसनर है वो इरिटेट हो जाएगा, जो भी आपको कहना है वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाएगा, फिर वही तालियां बजनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए यह टेक्नोलॉजी का जो यूज है वह प्रॉपरली हमें करते आना चाहिए। जो साउंड है, यानी कभी भी जब आप प्रेजेंट करते हो, अब ये प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है, यह एक अलग टॉपिक है। तो जब प्रेजेंट करने के लिए आप जाते हो, आपका सेमिनार है, कुछ भी है, तो उस वक्त आपको इन बातों को गौर करना है कि पहले माइक टेस्ट कर लीजिए, और कोई भी आपका जो फ्रेंड है उसको बीच में बैठाइए, सामने बैठाइए, लास्ट में बैठाइए, और उसको कहिए कि मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही। या जब आप जाते हो तभी पूछ लीजिए कि मेरी आवाज आपको कंफर्टेबल है क्या। तो यह अगर हम पहले ही कर लेते हैं तो आप जिस उद्देश्य से उस सभागृह में गए हो या कम्युनिकेशन करने के लिए गए हो, तो वह सफल रहेगा। अदरवाइज आपकी वॉइस ही, यह जो कम्युनिकेशन है उसमें एक बैरियर आ जाए,
एम्फसाइज करना है, मैनेज स्ट्रेस करना है। कि कई बार ऐसा होता है कि अब यह जो है कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे कल के पीरियड में आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अविनाश मोहरिच सर सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में उन्होंने कहा था। तो यह जो कॉन्फिडेंस है, यह हम अगर आ जाता है तो यह जो ट्रेस है वह नेचुरली रिलीज हो जाता है। ट्रेस कब रहता है? कि जब फियर रहता है, जब हम घबराते हैं, जब भी पहला जब लेक्चर रहता है कि जाने के बाद, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम एनएसएस के प्रोग्राम में जाते हैं, लेक्चर ड्यू अब ये सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत अलग अलग कॉलेज में हम जब जाते हैं, तो जब प्रेजेंटेशन स्किल पे जब मेरा लेक्चर रहता है, तो मैं हमेशा जो छात्र है उनको किसी भी विषय पे एट रैंडमली बुला के प्रेजेंट करने के लिए कहता हूँ। तो कई सारे ऐसे छात्र है कि वेरी कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यह जो कॉन्फिडेंस है जो हमारे अंदर आता है, तो वह कॉन्फिडेंस है, वह अगर रहता है तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो यह कम्युनिकेशन का भी माध्यम है। एक महत्वपूर्ण बात है कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब यह जो है अगर नहीं रहा तो फिर शिवरिंग होगा, शब्द है वह हमें आएंगे नहीं, हम घबरा जाएंगे, हमें पसीना आ जाएगा, हमारे जो पैर है वो थरथराने लगेंगे। यह होता है, इट्स नेचुरल। बट यह होता है इसलिए हम यह न करें, यह गलत है। अब जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में यही बातें आती है। तो यह नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, तो मैं उसमें ये सब बताने वाला हूँ आपको। तो कुछ भी है, यानी शुरुआत जो है वह शुरुआत जीरो से ही होती है। जीरो से शुरू होते हैं, बाद में चढ़ते जाते हैं। बट आप जीरो पे ही रहना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। तो इसीलिए जो जैसे मैंने कहा कि मैनेज स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस आता है बोलने के, कई सारे छात्र होते हैं वो बात ही नहीं करते, उनके साथ जाके बात करना पड़ता है कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, तब वो बात करते हैं। ऐसा नहीं, जो भी मन में आता है, जो भी विचार है, जिनके भी साथ हमें ऐसा लगता है कि हमें बात करनी है, तो बेझिझक हमें बात करनी चाहिए। फिर उसमें इमोशनली अवेयरनेस, अभी यहाँ इमोशनली अवेयरनेस मीन्स यहाँ कुछ एथिक्स आते हैं कम्युनिकेशन के, कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई दुखित नहीं होना चाहिए, या किसी के ऐसे कोई बात है या विचार है या अनुभव है जिस अनुभव पे हम जब बात करते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, उसको पूरेना नहीं चाहिए। ऐसी बातें कम्युनिकेशन में नहीं करना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव बात करनी चाहिए, या उसके विपरीत, या वो नेगेटिवली फील कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली हम कैसे कर सकते हैं। तो यह सब इथिक्स में आता है। कम्युनिकेशन के जो इथिक्स है उसमें आता है कि किसी का मन दुखित हो, या उसको यह सुनने के बाद काफी वह दुखी हो जाए, खिन्नता में चला जाए, तो यह होना नहीं चाहिए। तो इन बातों का भी गौर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते हैं, तो आना चाहिए। यानी कई सारे ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं तो इनकी वजह से ही वह सभी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं कि जिन बातों से जो फ्रेंड्स है वो पीड़ित हो जाते हैं, यानी उनको दुख होता है। तो यह नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ इनकरेज, जैसे इनकरेज होना चाहिए। हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार है, वह कम्युनिकेशन के माध्यम से इस तरह से आना चाहिए कि जो सामने बैठा छात्र है वह पॉजिटिव होना चाहिए। तो यह सब जो बातें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद कम्युनिकेशन में जो मेजरली प्रॉब्लम आता है कि जब हम बातें करते हैं तब कैसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं। हाँ, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो है, यह जो पॉज है, यह पॉज क्यों आते हैं? कि जो हमारे विचार है, जब हम विचार करते हो, विचारों को शब्दों से बांधने में अगर कुछ विलंब हो जाए, या प्रॉपर शब्द हमारे पास नहीं है, या प्रॉपर विचार, या जो श्रृंखला है विचारों की श्रृंखला, वह खंडित जब हो जाती है, या हमें मालूम नहीं होता है कि आगे क्या कहना है,
तब यह जो शब्द है यह जो है, तो यह शब्द उसमें आते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। तो यह भी कुछ प्रॉब्लम्स जो आते हैं वह प्रेजेंटेशन में आते हैं। उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था, आई कॉन्टेक्ट है, फेस है, पोस्चर है, हैंड जेस्चर है, पर्सनल स्पेस है, बॉडी कांटेक्ट है। तो आई कांटेक्ट के बारे में कहा था कि आई कांटेक्ट का जो कॉन्फिडेंस है, वो जब आप किसी के साथ बात करते हो तो उसके आंखों में आंखें मिला के आपको बात करनी है। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो तो जितने भी ऑडियंस आपके सामने बैठे हैं, तो उन सभी ऑडियंस के आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अ, हम प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं और प्रेजेंटेशन करते वक्त हमारी जो आंखें रहती है, एक तो ऊपर रहती है या बाजू में रहती है, इधर उधर ऐसी फिरती रहती है। पर जो ऑडियंस है उससे आंखों में आंखें मिला के बात हम नहीं कर सकते। तो बॉडी लैंग्वेज जो है, इसमें आई कॉन्टेक्ट काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आंखों से ही कई सारे जो अ, हमारे विचार है वह व्यक्त होते हैं। फेस है, यानी फेस जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, स्माइल उसमें होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। नहीं तो फिर बात कर रहे हो और आपका चेहरा ही पड़ा हुआ है, या आप खिन्नता के सभी चिन्ह आपके चेहरे पे दिख रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। इसलिए आपका फेस जो है ग्रेसफुल होना चाहिए। पोस्चर है, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो तो आपका जेस्चर अच्छी होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि एक पैर पे उभे रहते हैं, फिर बाद में दूसरे पैर पे उभे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा पोस्चर है वो नेचुरल होना चाहिए, उस तरह से हमें बात करना चाहिए। हैंड जेस्चर, जब भी हम किसी के हाथ से हाथ मिलाते हैं, यानी फॉरेन कल्चर है, हमारे इसमें हम नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के। पर जो कमर्शियल एरियाज है, जब जॉब मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जाओगे, जॉब करोगे, तब हैंड शेकिंग रहता है। तो हैंड शेक करते वक्त जो आपका हैंड है वो भी पॉजिटिवली होना चाहिए। आपका हाथ का जो प्रेशर है, यानी कई बार ऐसा कहा जाता है कि जोर से दबाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जोर से दबाए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जितना उचित प्रेशर चाहे उतना उचित प्रेशर उसमें होना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि आपने हाथ दे दिया और उन्होंने शेक किया, आपने वह शेक नहीं किया, तो ऐसा नहीं। हमने भी वह हैंड शेक करना चाहिए, पर उसका जो प्रेशर है वह उचित होना चाहिए। पर्सनल स्पेस, अब पर्सनल स्पेस जो है, यह पर्सनल स्पेस यानी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो डिस्टेंस है वह कितना होना चाहिए। यानी जो क्लोज फ्रेंड है उसके गले में हाथ डाल के हम बात करते हैं, तो ठीक है, यह तो फ्रेंड है तो ठीक है। पर कोई भी अपरिचित व्यक्ति है, या कोई भी ऐसा सीनियर मोस्ट व्यक्ति है या नॉलेजेबल पर्सन है कि जिनसे आपको कम्युनिकेशन करना है, या किसी कॉन्फ्रेंस में आप गए हो, वहाँ के जो स्पीकर है उनके साथ लेक्चर के बाद आप बात ही करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके एकदम करीब जाके आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस रहता है कि 1.5 फुट 2 फुट का जो डिस्टेंस है वह होना चाहिए। उसमें आपका जो पर्सनैलिटी है वह दिखाई देती है, या काफी क्लोज नहीं जाना चाहिए। अब मेनली जो बॉयज एंड गर्ल्स है, या मेन एंड लेडीज है, उसमें भी यह जो बात है वह ख्याल में रखनी चाहिए कि हमें डिस्टेंस कितना बनाए रखना है। वह ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए या ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि जितना आपका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के हिसाब से जो आप बात कर रहे हो वह उनकी समझ में आना चाहिए। बॉडी कांटेक्ट है, जैसे हम हग करते हैं या गले मिलते हैं, तो यह सब है, यह बॉडी कांटेक्ट जो है वह आता है। किसी के सर से हाथ फिराते हैं, यानी जो सीनियर जो रहता है, यह ये इस तरह से होता है, तो यह भी बॉडी कांटेक्ट के माध्यम। अब वर्बल और नॉन वर्बल का अगर हम रेशो देखें, तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी ये आश्चर्य करने वाला है। जब मैंने पहले देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। 35% जो है यह वर्बली होता है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल जो है 65% होता है, यानी जो बॉडी लैंग्वेज है, और जब भी हमने देखा है तो इस माध्यम से
जो कम्युनिकेशन है यह पूरा 65% रहता है। यानी हम जैसे इसका अगर उदाहरण दें तो व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज करते हैं तो थंब दे देते हैं, स्माइली दे देते हैं, यानी टाइप नहीं करते। तो यह जो है यह बॉडी लैंग्वेज है। जितने भी स्माइली हमारे मोबाइल में है जो हम भेजते हैं, तो यह सब टाइप ऑफ द बॉडी लैंग्वेज है, इनका हम यूज करते हैं। तो 65% जो रहता है हमारे बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, और 35 जो है वह वर्बल से होता है। अब यहाँ कुछ जो यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन दिए गए कि हैप्पीनेस, जैसे मैंने कहा था कि जब हम प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे जो फेस है वो किस तरह से होना चाहिए, तो ऑलवेज हैप्पी होना चाहिए। जैसे यहाँ फिर एंगर है, फियर है, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो फिर हम फियर आता है, तो यह नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल फेस एक्सप्रेशन है जिनके माध्यम से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वह होता है। देखने के बाद ही मालूम हो जाता है कि यह जो पर्सन है के मन में क्या चल रहा है। तो यह सब जो पॉइंट्स है यह आते हैं अपने कम्युनिकेशन के हिसाब से। अब इसका जो कंक्लूजन है, अब कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एन इंडिविजुअल और situation along with the emotions can be understood well। जो भी व्यक्तिशः जो व्यक्ति है, जो छात्र है, जो पर्सन है, तो सिचुएशन के हिसाब से उसके जो इमोशंस है, जो भाव है, वह अंडरस्टूड होने चाहिए। अब यही जो बात है, इमोशंस की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे जो लैंग्वेज है, जब हम कम्युनिकेशन जब करते हैं, तो इस कम्युनिकेशन में हमारी भाषा में इमोशंस होना काफी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है कि जब कविताएं रीड की जाती है तो उस कविता में शब्दों में भाव होते हैं, बट वह जो भाव है वह उसी तरह से नहीं आते, प्लेनली रीड किए जाते हैं। उसी तरह से भाषा के बारे में मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरी एक पोएम है रणांगन नाम की। तो जैसे मान लीजिए कि यह मुझे प्रेजेंट करनी है, तो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो इमोशंस, विदाउट इमोशन और विथ इमोशंस, इसका क्या इम्प्रेशन पड़ता है। अब यह देखिए, जैसे विदाउट इमोशंस, कर्तव्य के रणांगण पर उभारा हुआ वर्चस्व का महायुद्ध, और उसी युद्ध में घायल हुए मेरे ही तत्वों के चेतनाहीन अस्तित्व जब मेरे ही तरफ देखते हैं, तो उन्हीं की आंखों में डूबता हुआ सत्य और रक्त से मखमला फटता हुआ ये योग मैं नहीं देख सकता। अब यह जो कविता है, यह कविता जो मेरी कविता है, तो विदाउट एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। शब्द बराबर है, प्रोनाउंसिएशन बराबर है, डिलीवरी बराबर है, बट इसमें क्या नहीं है, इसमें इमोशंस नहीं है। यह हमेशा होता है। अब इसमें हम इमोशंस डालते हैं। अब यही कविता अगर हम भावपूर्णता से कहे या प्रेजेंट करें, तो उसमें इमोशंस अगर डाल देते हैं तो वह किस तरह से होती है। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। कर्तव्य के रणांगन पर पुकारा हुआ वर्चस्व का यह महायुद्ध, और उसी युद्ध में, और हाँ उसी युद्ध में घायल हुए मेरे ही तत्वों के चेतनाहीन अस्तित्व जब मेरे ही तरफ देखते हैं, हाँ जब मेरे ही तरफ देखते हैं, तो उन्हीं की आंखों में डूबता हुआ सत्य और रक्त से मखमला फटता हुआ ये योग मैं नहीं देख सकता। हाँ मैं नहीं देख सकता। अब क्या हो गया, जो पहले मैंने यह जो कविता डिलीवर की थी आपके सामने, उसमें एक्सप्रेशन नहीं थे। अब यह जो दूसरी जो भाव उसमें शब्दों में है, उसको सही तरह से लेके मैंने आपके सामने एक्सप्रेस की, तो ऑब्वियसली यानी मुझे बताने की बात नहीं है कि जो सेकंड जो मैंने कविता आपके सामने प्रेजेंट की थी, तो उसमें भावपूर्णता ज्यादा थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वह ऑडियंस पे
ज्यादा होगा। इसी तरह से जब भी हम, यह तो यानी प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने कहा, बट आप जब भी बात करते हो किसी के भी साथ, अपनी माता लीजिए, भाई लीजिए, बहन लीजिए, टीचर लीजिए, फ्रेंड्स लीजिए, कोई भी पर्सन्स, तो उनके साथ जब आप बात करते हो तो उसमें यह भावपूर्णता अगर आप लाते हो तो आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट एनेबल्स अस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। हमारे मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमारे मन में जो विचार है, उसको अगर हम सरलता से कम्युनिकेट करते हैं, संभाषित करते हैं, तो हमारे जो जितने भी कंफ्यूजन्स है, कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे विचार चल रहे हैं, तो वह रिलीज हो जाते हैं। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, इसमें एक ट्रस्ट आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाता है। एंड इनकैलकुलेट क्रिएटिविटी, एक सृजनशीलता इसमें हमें दिखाई देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अच्छी तरह से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो सामने का भी आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यह भी एक अलग पॉइंट है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। तो फीलिंग्स ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, तो यह स्नेह भाव जो है यह बढ़ जाता, आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह जो कम्युनिकेशन है, यानी इस दुनिया से रूबरू जब होते हैं, तो इसका एक जो माध्यम है वह माध्यम है कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने आपको कहा। तो अ, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आपके जीवन में इस तरह से आप आपका यह जो कम्युनिकेशन है इसको डेवलप कीजिए। इतनी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आपकी जो भाषा है, आपके जो शब्द है, आपके जो विचार है, इस पे सोचिए और कितनी अच्छी तरह से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इस पे थोड़ा प्रयास कीजिए। और प्रयास करने के बाद ही आपको एक अच्छे वक्ता, अच्छे कम्युनिकेटर आप कहे जाओगे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, यानी जितने भी अच्छी किताब है। तो किताब पढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो भाषा है, वह भाषा उस तरह से डेवलप होती है। अच्छे शब्द, नए शब्द हमें मालूम हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो हमारा फ्रेंड है, वह नॉलेजेबल जितनी भी किताबें हैं, वह अगर आप पढ़ते हो, यानी आउट ऑफ दिस सिलेबस, यानी सिलेबस में जो है वो तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अलग अलग दुनिया के फिलोसॉफर है, जिनकी जो कार्य है, जिनका जो जीवनी है, वह सुनने के बाद हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारे इसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसे सभी किताबें आप पढ़िए। किताब पढ़ने से आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं और आपकी जो भाषा है वह भी एक अच्छे माध्यम से कार्यान्वित हो जाती है, और इसका आपको भी अच्छा फायदा होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने यह जो टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से इसे सुना। और आशा करता हूँ कि आप इसे आपके जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। इस कोर्स का जो उद्देश्य है, यह केवल एग्जाम लेके जो क्रेडिट है वह आपको मिले, इतना संकुचित नहीं है। इससे, इसको आपके जीवन में आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तो जो आपका जीवन है वह काफी सृजनशील और क्रिएटिव, और जिसे हम कहेंगे कि अ, एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी। आशा करता हूँ कि मेरा यह जो लेक्चर है आपको पसंद आए और आप इस पे विचार करें। और यही मैं जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का एक जो मोती है, जिसे हम कहेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस पे मेरे विचार जो थे मैंने व्यक्त किए हैं। और यहाँ हम रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से नए टॉपिक पे मैं आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।